बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान ख़ान हूँ। आज ख़वातीन का आलमी दिन था और इस हवाले से भी एक रिपोर्ट आ गई है पाकिस्तान को लेकर के, और मैं हैरान हो जाता हूँ कि कोई एक ऐसा शोबा नहीं है जहाँ पे पाकिस्तान की बेहतरी हुई हो गुज़िश्ता चंद सालों में। जब से पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने रिजीम चेंज ऑपरेशन किया है और जब से इमरान खान साहब को इक़्तिदार से निकाला है, तो इमरान खान साहब का रास्ता रोकने के लिए हर शोबे को इन्होंने पीस दिया है। ताजिर हैं वो इमरान खान के साथ थे, उनको पीस कर रख दिया। इंडस्ट्री बहुत बूम पकड़ रही थी, उसको तबाह करके रख दिया। जो सियासतदान या सियासी जमातें इमरान खान के साथ खड़ी हुई, इनको पीस कर रख दिया। जो सहाफ़ी इमरान खान साहब के नुक्ता नज़र को बयान करते थे, उनको पीस कर रख दिया। मीडिया को इन्होंने तबाह कर दिया, अदलिया को इन्होंने तबाह कर दिया, पार्लियामेंट को इन्होंने तबाह कर दिया। ख़वातीन जो हैं उनके एहतराम के अंदर या ख़वातीन की इज़्ज़त के अंदर जिस किस्म की इन्होंने हरकत की हैं गुज़िश्ता 3 साल में, इस शोबे में भी या इस मैदान में भी पाकिस्तान को गिरावट का शिकार कर दिया। अब ये मैं रिपोर्ट आपके सामने रख रहा हूँ कि पाकिस्तान की हालत यहाँ पे क्या है। आलमी इक़्तिसादी फोरम WEF की रिपोर्ट में पाकिस्तान को सनफ़ी मसावात के मामले में सूडान के बाद दुनिया का दूसरा बदतरीन मुल्क करार दे दिया गया। यानी दुनिया में एक ही मुल्क है जहाँ की औरतों की हालत पाकिस्तान से बुरी है। पूरे एशिया के अंदर कोई एक मुल्क नहीं है जहाँ पे ख़वातीन की हालत पाकिस्तान, यानी अफ़गानिस्तान में भी ख़वातीन की हालत पाकिस्तान से बेहतर है। यानी हैरत नहीं हो रही है आपको ये पढ़ते हुए सुनते हुए? यानी अफगानिस्तान के अंदर, इराक के अंदर, शाम के अंदर, लीबिया के अंदर, ये वो मुल्क है जिन पे आर्मी चीफ हमें डराते हैं कि अगर ये ना होता तो जनाब वो ये इन मुल्कों जैसा पाकिस्तान का हाल हो जाता। मौलवी भी हमें डराते हैं इन मुल्कों का नाम लेकर। कई सियासतदान भी हमें, कुछ दानिश्वर बने हुए हैं, लाल टोपी वाला, वो भी इन्हीं मुल्कों का नाम ले लेकर हमें डराता है। तो वहाँ पर ख़वातीन को सनफ़ी मसावात में वो बेहतर है। और पूरी दुनिया के अंदर जनाब 146 ममालिक हैं और 146 ममालिक में से पाकिस्तान को 145वें ममालिक पे रखा गया है, नंबर पे रखा गया है। इस फहरिस्त में सिर्फ अफ्रीकी मुल्क सूडान पाकिस्तान से पीछे है। रिपोर्ट में कहा गया कि पाकिस्तान में मुलाजमतों उजरत की अदायगी और हर तरह की जो है सनफ़ी तफरीक की वाज़ेह खलीज है एक पाकिस्तान के अंदर। और पाकिस्तान में ख़वातीन मुआशी सरगर्मियों में हिस्सा नहीं ले सकती। फिर ख़वातीन के साथ जो जुल्म और ज़्यादती पाकिस्तान के अंदर हुई वो भी एक पूरा एक चैप्टर है। और जिस तरह चादर और चार दीवारी का तकद्दुस पामाल किया गया, हमने देखा ख़वातीन को सड़कों के ऊपर तो उन्हें घसीटा। अभी आज के दिन मैंने आपसे कहा था ना कि स्टेटमेंट देंगे सारे, तो स्टेटमेंट तो सारों ने दिए हैं। बिलावल का स्टेटमेंट है कि हर औरत की आवाज़ सुनी जाए, कदर की जाए और एहतराम दिया जाए। लेकिन क्या वाकई बिलावल की सिंध पुलिस ने ख़वातीन को सड़कों पर एक दफ़ा नहीं कई मरतबा घसीटा है और उसके मनाजिर पूरी दुनिया ने देखे हैं। जो कुछ बिलावल की सिंध पुलिस ने सिंध की ख़वातीन के साथ किया उसकी तो मिसाल कहीं और मिलती ही नहीं है। फिर जो पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, ख़ास तौर पे पंजाब में जो औरतों के साथ जुल्म बर्बरियत हुई उसकी मिसाल तो कहीं मिलती नहीं है। और बिलावल पार्टनर है इस क्राइम के अंदर, बिलावल शामिल है इसके अंदर, वो अपने आप को अलग कर ही नहीं सकता। अब मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं जी, पीका का ऑर्डिनेंस गलत आ गया। भाई नहीं करने थे उसके ऊपर दस्तखत, आपके वालिद गिरामी ने वहां वो सदारती महल में बैठ के उसके ऊपर दस्तखत किए। जाके अपने बाप से पूछोगे क्यों किया इसको। खुद वहां पे वोट दे दिया असेंबली के अंदर, उसके बाद वालिद से साइन करवा दिया और अब कह रहे हैं गलत काम हो गया। तो ये मगरमच्छ के आंसू बहाते हैं, टस्वे बहाते हैं, ये एक्चुअली फ्रॉडी हैं। सबसे बड़ी फ्रॉड जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नजर आती है। वो इसलिए कि जमहूरियत के दावे करके जमहूरियत की नफी करते हैं और लोगों के ऊपर बर्बरियत करते हैं। औरतों की आवाज़ सुनी जाए, बलूचिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत है ना, तो जाके सुन लो वहां पर मारंग बलोच की आवाज़। उनके साथ जो हज़ारों ख़वातीन हैं जो सड़कों के ऊपर दरबदर हैं, जो अपने प्यारों को तलाश कर रही हैं, जो कह रही हैं उनकी लाश ही दे दो, तो जाके उनकी आवाज़ सुन लो, उन ख़वातीन की आवाज़ सुन लो। किसने तुम्हें मना किया है? तो ये सिर्फ एक स्टेटमेंट दे देते हैं। हालांकि इनकी वालिदा जो है वो एक सियासतदान थी और उन्होंने बड़ी मुश्किलात देखी अपनी ज़िंदगी में, लेकिन इन्होंने कुछ नहीं सीखा। इन्होंने आज भी यास्मीन राशिद साहिबा को जेल में रखा हुआ है सिर्फ इसलिए कि वो 3 दफ़ा का वज़ीर आज़म जो है उसको शिकस्त क्यों दी यास्मीन राशिद साहिबा ने। मुझे ये पता चला कि जब मैं अगवा था तो मेरे अगवा के दौरान बीच में यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया गया था किसी एक मौके पर। ये मुझे तो, क्योंकि मैं बाहर की दुनिया जानता ही नहीं था, तो मुझे अभी ये थोड़ा सा पहले किसी ने बताया कि यास्मीन राशिद साहिबा को छोड़ दिया गया था, फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया नवाज शरीफ की ख्वाहिश पे, क्योंकि वो नवाज शरीफ का हल्का, उसने वहां से इलेक्शन लड़ना होता है। तो वो यास्मीन राशिद से नवाज शरीफ इतना डरता है कि वो उनका सामना ही नहीं कर सकता। वो ये कहता है कि जब तक मैं हूं ना, ये खातून को आप जेल के अंदर रखें।
ऐसा बुज़दिल लीडर मैंने अपनी पूरी जिंदगी में नहीं देखा कि एक खातून, वो भी कैंसर की पेशेंट, जिन्होंने नाकों चने चबवाए हैं, 3 दफा के वजीर आजम को बार बार इलेक्शन हराया है। अब नवाज शरीफ जो है वो इस खातून से इस तरह से बदला ले रहा है कि इसको जेल के अंदर रखो, ये बाहर आएगी तो मुझे एक्सपोज करेगी, डरता है उससे। अब निज़ाम की सूरत हाल ये है कि प्रोटेक्शन ऑर्डर्स जारी किए थे चेयरमैन सेनेट ने, यूसुफ रज़ा गिलानी ने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किए थे 2 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों के। एक ओन अब्बास बप्पी के जारी किए थे जिन्हें उन्हें घर से गिरफ्तार किया गया था एक दिन पहले, और एक उन्होंने जारी किए थे एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन ऑर्डर। तो ये मुझे पहले से ही पता था कि ओन अब्बास बप्पी साहब को आने दिया जाएगा और एजाज चौधरी साहब को नहीं आने दिया जाएगा। वजह यह है कि ओन अब्बास बप्पी साहब को अभी गिरफ्तार किया गया पंजाब हुकूमत की जानिब से। वजह यह है कि वो पंजाब हुकूमत को जनूबी पंजाब में एक्सपोज कर रहे हैं और पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ ऐसी कर रहे हैं जिससे पंजाब हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा हो रही हैं। जबकि एजाज चौधरी साहब से पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को जिद है कि तुम हमारे नैरेटिव के ऊपर आओ और हमारे साथ आकर खड़े हो जाओ, और उन्होंने खड़े होने से वहां पे इनकार कर दिया और वो सच के साथ खड़े हो गए या अपनी पार्टी लीडरशिप के साथ उन्होंने वफादारी की। तो एजाज चौधरी साहब का मामला मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है, तो वहां पे जो चेयरमैन सेनेट है उनके भी पर जलते हैं, वो भी कुछ नहीं कर सकते। बहरहाल उन्होंने प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। एजाज चौधरी साहब को तो नहीं लाया गया, ओन अब्बास बप्पी साहब को लाया गया। उन्होंने बताया जी उन्हें कैसे गिरफ्तार किया गया, कैसे उन्हें मुंह के ऊपर जो है बोरा चढ़ा के उन्हें घुमाते रहे 2 घंटे, फिर अदालत में पेश कर दिया। तो जज ने पूछा जनाब आप बताएं, तो उन्होंने कहा जी मुझे पहले ये बताएं मैं हूं किधर और ये क्या चल रहा है। तो फिर उन्हें पता चला कि उन्हें क्यों गिरफ्तार किया गया, किस चक्कर में किया गया, क्या उन पर मुकदमा डाला गया। बहरहाल ओन अब्बास बप्पी साहब कहते हैं जी मैं इमरान खान के साथ पहले भी पूरी ताकत से खड़ा था, आज भी खड़ा हूं। अगर आप एजाज चौधरी साहब के प्रोटेक्शन के ऑर्डर के ऊपर आप अमल दरामद नहीं करवा सकते, एजाज चौधरी साहब को आप लाहौर से जेल से निकालकर आप यहां पे सेनेट के अंदर नहीं ला सकते, बार बार प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी करने के बावजूद आप ये नहीं कर पा रहे, तो फिर मेरे भी प्रोटेक्शन ऑर्डर कैंसिल कर दें, मैं भी यहां से जाता हूं। और फिर ओन अब्बास बप्पी साहब वहां पे सेनेट से बाहर निकल गए और वापस पुलिस की हिरासत में चले गए। अब मामला यह है कि ये उन्होंने एक उसूली काम किया है कि जनाब ठीक है मैं गिरफ्तार हूं, मुझे आप वापस भेज दें और मेरे ऑर्डर कैंसिल कर दें अगर आप एजाज चौधरी साहब को नहीं ला सकते तो। एजाज चौधरी साहब का मामला जो है वो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ है और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट नहीं चाहती कि एजाज चौधरी साहब जो हैं वो सेनेट के अंदर आकर खड़े होकर कोई तकरीर करें, लिहाजा उन्हें रोका जा रहा है। ये मामला फिर भिजवा दिया चेयरमैन सेनेट ने इस्तेहकाक कमेटी के अंदर के जनाब देखें हमारी बात नहीं सुनी जा रही, तो इस्तेहकाक कमेटी अब बुलाएगी, बुला के सुनेगी, बात करेगी कि जनाब आप प्रोटेक्शन ऑर्डर्स के ऊपर अमल दरामद क्यों नहीं करवाते। तो जब होगा तो वो देख लेंगे। या नादरीन एक बात नजम सेठी ने की है और इस बात के अंदर सारी खबर है और मेन खबर है कि पाकिस्तान की जो एस्टेब्लिशमेंट है वो या मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो पाकिस्तान की हुकूमत से क्या कारकर्दगी चाहती है। सिर्फ एक कारकर्दगी वो चाहते हैं, सिर्फ एक काम वो चाहते हैं। तो बकौल नजम सेठी वो कारकर्दगी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को तोड़ो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मारो, उनके खिलाफ प्रोपेगेंडा करो। फौज को बस इस कारकर्दगी से मतलब है, उन्हें कोई और कारकर्दगी नहीं चाहिए। जो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है वो यही चाहती है हुकूमत से कि पीटीआई को तबाह बर्बाद कर दो। उसकी वजह क्या है जरा ये समझिए आप। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वो वाहिद पॉलिटिकल पार्टी है जिसने 70-75 साल की पाकिस्तान की सियासी तारीख के अंदर पहली मरतबा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को एक्सपोज करके दीवार के साथ लगा दिया है। यानी ये ज़रूर होता था कि परवेज़ मुशर्रफ के दौर में एस्टेब्लिशमेंट एक्सपोज हो जाती थी, ज़िया-उल हक के दौर में कुछ हद तक एक्सपोज हो गई थी, याह्या खान के दौर में बहुत एक्सपोज हो गई थी, लेकिन मामला यहाँ तक नहीं गया था कि इनके कारोबार जो बिजनेसेस हैं वो भी इफेक्ट हो रहे हैं, जो बाकी सारी चीज़ें बजट हैं वो भी डिस्कस हो रहे हैं। यानी इमरान खान साहब एक डिफरेंट पॉलिटिकल क्लास को एड्रेस करते हैं। फ़र्क यह है कि नवाज शरीफ का वर्कर जो है उसकी शायद वो समझ बूझ नहीं थी, वो इस लेवल तक मामले को ले जा नहीं पाए। यहाँ पढ़ा लिखा वर्कर है, इसका शऊर जो है वो किसी और तरह का है और शऊर का जो जिन है वो बोतल से बाहर आ गया। अब हो ये रहा है कि ये क्लास वो वाले सवालात उठा रही है जो कभी भी मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट सुनना नहीं चाहती। उनके हर मफाद को ये ढूंढते हैं और ढूंढ के उसके ऊपर ज़रब लगाते हैं। ये जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फॉलोअर्स हैं या इमरान खान साहब को जो लोग वोट करने वाले हैं, वोटर हैं या सपोर्टर हैं या उनकी पार्टी के लोग हैं, ये एस्टेब्लिशमेंट के उन जगहों पर जाकर चोट करते हैं जिस जगह पे एस्टेब्लिशमेंट को ज़्यादा तकलीफ होती है। बारीक वारदातियों को ये पकड़ लेते हैं। हमेशा एस्टेब्लिशमेंट जो है वो दीवार के पीछे रहकर पुतली तमाशा खेलती थी, पहली मरतबा ये उनको दीवार के सामने निकाल कर लेकर आए। पहली मरतबा हमने सुना कि DG ISPR जो है वो एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जो है वो ब्रीफिंग दे रहे हैं या बात कर रहे हैं।
या उनके खिलाफ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। बाकायदा एक पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ नैरेटिव बनाया गया, उसके लिए बहुत बड़े बड़े बजट रखे गए। वजह यह है कि पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को ऐसा लगता है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वाला शऊर कहीं सस्टेन कर गया तो उनके लिए पाकिस्तान के ऊपर अपना कंट्रोल और कब्जा जो है वो हमेशा के लिए जारी रखना वो मुमकिन नहीं रहेगा। तो उसके लिए वो चाहते हैं कि सारे सियासतदान उन्हें डिलीवर करके दें। अब परवेज खटक साहब को क्यों लाया गया, इसके बारे में राणा सनाउल्लाह साहब ने भी एक स्टेटमेंट दिया है। उनके स्टेटमेंट को देख लें या मेरे सोर्स की आप खबर को देख लें तो बात एक जैसी है। हुआ यह है कि एक लेवल से आगे ब्रूटैलिटी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLN ये अपने गले में डालना नहीं चाहते। जुल्म, जबर और फस्तायत का जो टैग इनके गले में पड़ गया है ये उससे जान छुड़ाना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी इक़्तिदार का हिस्सा इसलिए नहीं बन रही कि इस वक्त मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट जो जुल्म और बर्बरियत कर रही है, पीपल्स पार्टी कहती है जी हम वजारतों में नहीं बैठते, हम इक़्तिदार का हिस्सा रहने दें, मौजा असी लुटांगे, लेकिन हम किसी सूरत भी हुकूमत का फेस नहीं बनना चाहते हैं। हम हुकूमत में ही, लेकिन हुकूमत का फेस हम नहीं बनना चाहते। बारीक वारदात उन्होंने भी डाली हुई है। वो इसलिए कि ये सारा कुछ हमारे खाते में पड़ जाएगा जो इस मुल्क में इस वक्त हो रहा है। पीपल्स पार्टी को ये प्रॉब्लम है। और PMLN जो है उसके लोग भी अब कतराते हैं कि यार कितना आपने हमसे जुल्म करवाना है। अल्टीमेटली ये चीज़ें वापस आती हैं मुड़ के, उन्हें भी डर लगता है। तो एस्टेब्लिशमेंट ने अपना बंदा परवेज खटक जो है वो वहाँ पे इंडक्ट किया। परवेज खटक को जो खैबर पख्तूनख्वा में जितनी ब्यूरोक्रेसी है या एस्टेब्लिशमेंट का पूरा एक स्ट्रक्चर है उसके साथ कोऑर्डिनेशन में रखा जाएगा। परवेज खटक के पास इख्तियारात होंगे कि वो खैबर पख्तूनख्वा के अंदर चीज़ों को अपनी मर्जी से ऊपर नीचे कर सकेंगे। और परवेज खटक साहब जो हैं वो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ खैबर पख्तूनख्वा में ताकत इस्तेमाल करेंगे। यानी विलन का रोल जो है वो परवेज खटक साहब ने कबूल कर लिया कि ठीक है मेरी तो सियासत तबाह हो गई, लेकिन मैं PTI को नहीं छोड़ूंगा खैबर पख्तूनख्वा में, क्योंकि इन्हें यह लगता है कि दोबारा से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा से एक एहतजाज लेकर इस्लामाबाद की तरफ आएगी तो हर दफ़ा तो गोलियां नहीं मारी जा सकती। अब तो जो बाइडन भी नहीं है सर पे जो सपोर्ट दे देगा, क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप जैसा भी है उसके बारे में अभी भी हुकूमत को मुकम्मल तौर पे किसी किस्म की कोई श्योरिटी या गारंटी नहीं है। इसकी मिसाल आप ऐसे ले लें कि आप राणा सनाउल्लाह साहब का ये स्टेटमेंट अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाएगा कि हुकूमत क्या सोचती है। राणा सनाउल्लाह कहते हैं जिस तरह अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने अचानक तारीफ़ करके हुकूमत को खुशगवार हैरत में और मुखालिफिन को मायूसी में मुब्तला कर दिया है, इसी तरह उनका कुछ पता नहीं कि कल कोई और तरह की भी वो बात करते हैं। तो हुकूमत ये अभी भी डरी हुई है कि पता नहीं कि ट्रंप की हुकूमत इनके साथ क्या करेगी, क्योंकि वो थ्रू प्रॉपर चैनल नीचे से कुछ करारदादें और बिल तो आ रहे हैं। एक जो विल्सन का बिल है, करारदाद जो है बाइंडिंग रेजोल्यूशन, वो ओवरसीज पाकिस्तानी उसकी कोशिश कर रहे हैं, पता नहीं उन्हें कामयाबी होती है या नहीं होती। लेकिन हुकूमत बदस्तूर खौफजदा है, डरी हुई है और उनके दिमाग में ये चल रहा है कि पता नहीं ट्रंप उनके साथ करेगा क्या, ये उनके दिमाग में चल रहा है। लिहाजा उन्हें यह लगता है कि खैबर पख्तूनख्वा के क्राउड को इस मरतबा खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ही रोकना बहुत ज़रूरी है और वहाँ पे परवेज खटक साहब को जो है वो इस्तेमाल करने का फैसला किया गया है और इसीलिए उनको वजारत दी गई है। और वो क्योंकि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अंदर से जानते हैं तो कोई ना कोई गेम परवेज खटक साहब करेंगे। ये अजीब मामला, और ट्रंप के ऊपर इनको ट्रस्ट नहीं है। नाज़रीन, जहाँ सुहेल वड़ाइच साहब का एक स्टेटमेंट है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसकी वजह यह है कि इतने पढ़े लिखे आदमी हैं लेकिन उन्हें भी अभी तक रियासत की सही डेफिनेशन का नहीं पता। वो ये कहते हैं कि तहरीक इंसाफ मकबूल जमात ज़रूर है, मगर एक तो वो रियासत को कबूल नहीं, दूसरा उसकी क़यादत में कोई एक भी माकूल शख्स नहीं है जो हालात को मामूल पर लाने का फ़न या हुनर जानता हो। कुर्बानियाँ देने के बावजूद कप्तान और उनके अंधे अकीदतमंद शाह महमूद कुरैशी पर एतबार करने को तैयार नहीं है। एक तो वो कह रहे हैं कि PTI में कोई माकूल शख्स नहीं है। वो बात यह है कि ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन किसी पार्टी पे आई ही नहीं, लीडर अंदर कर दिया, ना उसको देखने देते हैं ना सुनने देते हैं, ना उसकी बात बाहर आती है। दूसरा, जो आदमी एहतजाज करता है उसको उठा के अंदर डाल देते हैं, जो बंदा एहतजाज नहीं करता उसको जो है वो किसी न किसी ओहदे के ऊपर बैठा देते हैं। तो ये जो कुछ भी इस पार्टी के साथ हो रहा है ये वड़ाइच साहब किसी पार्टी के साथ हुआ ही नहीं पाकिस्तान में, ये पहली दफ़ा हो रहा है। और ना किसी पार्टी ने इस लेवल का स्टांस और मजबूती दिखाई है एस्टेब्लिशमेंट के मुकाबले में। अब आप ये कह रहे हैं कि रियासत को कबूल नहीं है। भाई रियासत तो कहते हैं कौमी और सूबाई असम्बलियों को, कौमी और सूबाई हुकूमतों को, और साथ में जो आपकी लोकल एडमिनिस्ट्रेशन है उसको। तो ये रियासत की जो गलत डेफिनेशन है, जो फ़ौज को रियासत कहते हैं ना लोग, वो गलत करते हैं। फ़ौज जो है वो रियासत के जो 3 सतून है उन 3 सतूनों में एक सतून का एक छोटा हिस्सा है फ़ौज, बस इतना ही है। लेकिन ये हमारे इस तरह के जो दानिश्वर हैं उन्होंने फ़ौज को रियासत कह के उनका भी दिमाग ख़राब कर दिया
और पूरी कौम का भी कॉन्सेप्ट ख़राब कर दिया। मेरे ख्याल में रियासत का एक बड़ा वसी माने है, रियासत एक बहुत बड़ी चीज़ है, तो उसको रियासत को वैसे ही रहने दें और इसके लिए आइन का आर्टिकल 8 जो है उसको बार बार पढ़ते रहा करें और उसको जब पढ़ेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि रियासत होती क्या है। और जिस तरह से इस रियासत ने किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के खिलाफ, यानी मैं रियासती जबर कह रहा हूं, किसी एक इदारे के ऊपर खाली नहीं डाल रहा, हालांकि मामला वहीं से ट्रिगर हुआ है, लेकिन पूरा का पूरा निज़ाम जहां से इंसाफ मिलना था वो मिला ही नहीं। रियासत के किसी एक सतून ने इंसाफ नहीं दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। जिले शाह के कत्ल को 2 साल हो गए हैं। जिले शाह एक दीवाना आदमी था, मैं उसको खुद भी मिला हूं। हम सहाफ़ी जब जाते थे इमरान खान साहब से मिलने के लिए अंदर, तो वो बाहर से आवाज़ें लगा रहा होता था कि हमारे खान को बताना कि हम उसके साथ खड़े हैं और हम कुर्बानी दे देंगे, हम जान दे देंगे। वो इस तरह की बातें कर रहा होता था। जब सहाफ़ी अंदर जा रहे होते थे या पॉलिटिकल लोग अंदर जा रहे होते थे तो वो बाहर खड़ा रहता था, ऊंची ऊंची बोलता था। और जब कभी किसी वक्त हम लोग बाहर निकलते थे तो वो आ जाता था सबसे पहले, हाथ में उसके इमरान खान की फ़ोटो पकड़ी हुई होती थी। तो वो एक करैक्टर में रहता था, एक दीवाना आदमी था, अपने लीडर से प्यार करने वाला था और वो उसको इमरान खान साहब से बहुत प्यार था। ऐसे शख्स को, मासूम शख्स को जो है वो कत्ल कर दिया गया। बड़ी अफसोसनाक बात है। उसका जो इमरान खान साहब का एक स्टेटमेंट है उसके बारे में मुझे आज भी याद है। वो स्टेटमेंट मैं आपको बताता हूँ। इमरान खान साहब ने दिया था कि जिले शाह एक दीवाना था, उसको बेदर्दी से कत्ल किया गया और कत्ल करके लाश जो है वो सड़क पर फेंक दी गई। कौन अपने लोगों के साथ ऐसा करता है? जुर्म क्या था? सारे लोग उसे पसंद करते थे। वो ऐसा इंसान था जो किसी का कुछ नहीं बिगाड़ सकता था। ये इमरान खान साहब का एक पुराना स्टेटमेंट है। वाकई जिले शाह किसी का क्या बिगाड़ता? वो तो सबसे प्यार करता था, जो आता था उसको कुछ ना कुछ खिलाता था, उसका ख्याल रखता था, लोगों को बाहर एंटरटेन करता था। तो ऐसा आदमी, उसको मार मार के उसकी जान ही ले ली और उसके जिस्म पे कितने टॉर्चर के निशान थे। और मरियम नवाज ने किस तरह उसके ऊपर बयानिया बनाया, वो ऑडियो आपने सुनी होगी। नहीं सुनी तो आप ये सुन लें। के लोग उनको अपनी जाती कार में लाए थे और छोड़ के भाग गए। नहीं अंकल, वो एंगल नहीं है। एंगल ये है कि वो सारे अपने वर्करों को छोड़ के खुद छुपे ने अंदर। परवेज अंकल, ये जो सवाल है, वो जो कहते, ये जो डेथ हुई है वर्कर की, इसके जवाब में ये कहना चाहिए ना कि अफसोस तो मुझे बहुत है, सना किसी हादसे में उनकी डेथ हुई है। आप ये देखें ना कि वो अपने अंकल से कह रही हैं कि इसको कौन सा एंगल उठाना है और कैसे करके उठाना है। वर्कर को छोड़ गए हैं, यानी ये हादसे में मर गया, हमने ये कहना है। हद हो गई। वैसे एक सियासी कारकुन है, उसके ऊपर कितने सारे निशान हैं टॉर्चर के, और उसका मर्डर हुआ, उसकी फैमिली को कैसे दबाया गया उसके वालिद ने खुद बताया। तो ये सारी दुनिया ही जानती है अब कि क्या किया आप लोगों ने। और इनको शौक किस बात का है? आज भी सिर्फ अपनी तशहीर का शौक है। अपनी सियासत से बाहर इन्हें कुछ नहीं देखना। लोगों का खून बहता है, बह जाए, लोग मरते हैं तो मरे। ये ऐसे जालिम लोग हैं, ऐसा जालिम खानदान है, एक ज़हनी मरीज़ है ये खानदान। ये जो शरीफ खानदान है ना, ये ज़हनी मरीज़ लोग हैं और एहसास कमतरी का शिकार लोग हैं। इश्तिहार पे इश्तिहार छापते हैं। आज सुबह के इश्तिहारात आप उठा के देख लें, अखबारात, आधे आधे सफ़े के इश्तिहारात इन्होंने फिर लगाए हुए हैं। 3 बड़े इश्तिहारात जो हैं वो पंजाब हुकूमत ने लगाए हुए हैं, एक जो है वो फेडरल गवर्नमेंट ने भी लगाया हुआ है। इनके अंदर एक मुकाबला चल रहा है कि कौन मीडिया में ज़्यादा पैसा बांटता है, कौन अखबारात के अंदर ज़्यादा इश्तिहारात लगाता है। बढ़ चढ़ के इश्तिहारात लगा रहे हैं और मियाँ नवाज शरीफ का मुंह फिट कर देते हैं हर इश्तिहार के अंदर। भाई मियाँ नवाज शरीफ का क्या ताल्लुक है? क्या ताल्लुक है? मियाँ नवाज शरीफ एक रिटायर आदमी है। मियाँ नवाज शरीफ की सियासत खत्म हो गई है। मियाँ नवाज शरीफ जो है वो बेचारा घर से नहीं निकल सकता, बात नहीं कर सकता। हालात उसने खुद अपने ऐसे कर लिए हैं। यास्मीन राशिद ने उसको चारों शाने चित करके फारग कर दिया है और फेंक दिया उठा के बाहर हल्के से। उस आदमी की फोटो हर जगह पे लोगों को सजा देने के लिए लगा देते हैं। यानी लोग जिस शक्ल को मुस्तरद कर चुके हैं, लोगों के पैसों से वो शक्ल जो है पाकिस्तान के तमाम अखबारात में छापी जाती है। आप अंदाजा करें कि ये इनके हालात हैं। और जिस आदमी को ये माइनस करना चाहते हैं, जिसका चेहरा ये नहीं दिखाना चाहते, वहां हालत ये है कि आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एहतजाज की वजह से अचानक टलियां खड़ गई। पूरा निज़ाम जो है वो हिल गया। मैंने वीडियो देखी, मैं खुद परेशान हो गया कि ये क्या हो गया कि अचानक से अडयाला रोड के ऊपर एक रैली निकलती है और इमरान खान की रिहाई के लिए बड़ी तादाद में लोग बाहर आ जाते हैं। कुछ सोर्सेज बता रहे हैं कि दौड़े लग गई सबकी, लेकिन लोग एहतजाज कर रहे हैं। ये सीधे लटक जाएं, उल्टे लटक जाएं, ये कुछ भी कर लें, ये इस वक्त इमरान खान की मकबूलियत का जिन जो है ना, उसको बोतल में बंद नहीं कर सकते। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पुट्ठी लमक जाए, सीधी लमक जाए, ये इधर दौड़े लगाएं, ये मौलवी लॉन्च करें,
ये कोई और फितना लॉन्च कर दें, ये जो मर्जी कोई रंग रूट लॉन्च कर दें, चाहे उसके अंदर किसी जनाब वो फनकारों को लॉन्च कर दें, चाहे सहाफ़ियों को लॉन्च कर दें, चाहे नए सियासतदान ले आएं, चाहे काबीना की तादाद 600 कर दें, भाई तुम जो मर्जी कर लो, इमरान खान की मकबूलियत को अब तुम ख़त्म नहीं कर सकते। उसकी वजह यह है कि अवाम के अंदर एस्टेब्लिशमेंट की कबूलियत ख़त्म हो गई है। अगर एस्टेब्लिशमेंट अपनी इज्जत बचाना चाहती है या बहाल करना चाहती है तो उनके पास इमरान खान के अलावा और कोई रास्ता नहीं है, और अब इमरान खान के लिए भी ये काम मुश्किल होता चला जा रहा है। रियलिटी तो ये है, अब इसको फेस कर लें। अब तक के लिए इतने ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।